हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। तो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 21 है और लास्ट 20 क्लासेस में हमने अराउंड 400 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 396 से। At the time of dissolution, a liability taken over by a partner is to be debited to। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी फर्म की कोई लाइबिलिटी है उसको पे कर देता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, जब भी कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी पे करता है तो उस केस में जर्नल एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री पास होती है। इस एंट्री का क्या मतलब है कि पार्टनर्स जब कोई लायबिलिटी लेता है इसलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा और फर्म की जब लायबिलिटी कोई पे कर देता है तो उस केस में जो लायबिलिटी है वो फर्म की कम हो जाएगी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसका डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी अमाउंट मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट, इनकम, गेन या रिवेन्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिवेन्यू। देखो सारी टर्म लगभग सिमिलर सी है लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है जब सारे एक्सपेंसेज सबको मिला के माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और इनकम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें हर टाइप की अर्निंग इंक्लूड होती है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की अर्निंग हो या कैपिटल नेचर की, सब आपकी इनकम में कवर हो जाती हैं। गेन, तो गेन एक नॉन रेगुलर एक्टिविटीज से मिलने वाला प्रॉफिट है। जैसे कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की तो फिक्स्ड असेट्स हमारा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है ना, रेगुलर उससे हम सेल नहीं करते, तो इससे मिलने वाला जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे गेन। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज 2,50,000, यूजफुल लाइफ इज 10 years एंड नेट रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ईयरली डेप्रिशिएशन कितना लगेगा। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एसेट्स की कॉस्ट दी है, यूजफुल लाइफ दी है और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो दी है। उसके बाद आपको बताना है कि हर साल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। देखो यहाँ क्या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे डेप्रिशिएशन का। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इसमें से हम कॉस्ट में से जब हम जो रिमेनिंग रेजिडुअल वैल्यू जो बचेगी उसको माइनस कर देंगे और जो भी लाइफ होगी एसेट्स की, जो यूजफुल लाइफ, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एसएलएम मेथड से डेप्रिशिएशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट है एसेट्स की 2,50,000 और रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 और डिवाइड बाय 10, तो ये अमाउंट आ गया आपका 20,000। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, accounting for retirement benefits in the financial statements of an employer comes under which accounting standard। क्वेश्चन में पूछा है कि एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट बेनिफिट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होंगे। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं ना जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे ग्रेजुएटी हुई, पेंशन है, तो ये सब कहाँ पे कवर होते हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर इनको डिटेल से बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS15। AS15 किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। और AS29 रिलेटेड है प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। AS25 रिलेटेड है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से और AS12 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आपका AS 12 रिलेटेड इससे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टिपिकली ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं, या लाइबिलिटी मानी जाती है, या एसेट्स, या एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी? कैसे उसको ट्रीटमेंट उसका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, चाहे कंपनी जो फिक्स्ड अमाउंट है जो पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, आपको हर सिचुएशन में इंटरेस्ट का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन बोथ बैलेंसेज, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक मे अराइज नॉट अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट है टाइमिंग्स। तो देखो, कभी जैसे हमने चेक इशू कर दिया बट बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इससे क्या होगा, बैंक में वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये एक वैलिड रीजन है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये किसी की पर्सनल इंटरेस्ट है, ये इसका रीज़न नहीं है कि इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट कर सके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होता। एरर्स, तो एरर्स क्या होती हैं? एरर्स होती हैं जैसे हमने अपनी कैश बुक में गलत पोस्टिंग कर दी, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर्स। इस वजह से इनमें डिफरेंस हो सकता है। ट्रांजैक्शंस, जैसे बैंक डायरेक्टली कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, उनको डायरेक्टली वो बैंक में रिकॉर्ड कर देगा, लेकिन हमारी कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये भी एक वैलिड रीजन है डिफरेंस क्रिएट करने का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। लाइक्स और डिसलाइक्स इस तरह का कोई भी रीज़न नहीं होता। नेक्स्ट, इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, क्वेश्चन पूछा है जो सिंकिंग फंड मेथड में जो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, उसका बिहेवियर कैसा होता है? क्या वो डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, या इंक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है? कैसा बिहेव होता है उसका डेप्रिसिएशन का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर ईयर्स। सिंकिंग फंड मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ना, वो हर साल सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड प्लस इंटरेस्ट वो हर साल बढ़ता है। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो हर साल ग्रो करेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक फिक्स अमाउंट पे रहता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, डैश इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। देखो, इसमें पूछा है कि जो डेफिनेशन है ना ये वाली, ये आर.एन. कार्टर ने दी थी, किसके रिगार्डिंग दी थी? क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग दी थी, या ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है, या अकाउंटिंग की है, या अकाउंटेंसी की है? आपको ये बताना है। देखो, डेफिनेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि रिकॉर्डिंग करेक्टली, देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, ऐसे ना बहुत सारे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। तो ये सब जो रिलेटेड होते हैं ना, ये बुक कीपिंग से रिलेटेड होते हैं। रिकॉर्डिंग करेक्टली, बुक्स कौन करता है रिकॉर्डिंग? बुक कीपिंग करती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करती, ये काम होता है बुक कीपिंग का। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग। नेक्स्ट है द एंटायर लाइफ ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। देखो, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करके हम प्रॉफिट मेजर करते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? देखो, बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर हम ये सोचें कि जब बिजनेस बंद करेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो ये तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा ना, पता नहीं ये बिजनेस कितने साल चलेगा। इसलिए जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है कि इसकी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका प्रॉफिट है वो मेज़र करो।
तो ये बताता है हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज, मीन्स जो लीवरेज रेशियो है और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है को और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज। देखो, लीवरेज रेशियो क्या बताता है? लीवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने कितने डेट लिया और क्या अब वो लॉन्ग टर्म डेट को पे कर पाएगी या नहीं, और साथ में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बताता है आपका लीवरेज रेशियो। ठीक है, लीवरेज के नाम से देखो ना, डेट, लीवरेज मीन्स डेट, कंपनी ने कितना डेट लिया है और कितने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिया है, उसको पे कर पाएगी या नहीं, और साथ में कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बताता है आपका लीवरेज रेशियो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के नाम से। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म्स लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू, फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम जो सारी लाइबिलिटीज हैं उसको किस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं? देखो, ऑप्शंस हैं बैंक अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लसेस अकाउंट, कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस अब बंद हो रहा है, इसलिए जो भी असेट्स हैं उनको सेल कर दिया जाए और जो लायबिलिटीज़ हैं उनको आप पे ऑफ कर दें। तो इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं और उस स्पेशल अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। कि जो भी असेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारी असेट्स को सेल करेंगे और उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे और जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नोटिंग चार्जेस या अंडर राइटिंग। देखो, अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर्स को ना मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इनसे जो मिलने वाले बेनिफिट हैं वो लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं। जैसे मशीनरी या फिर बिल्डिंग परचेज करना, तो जब हमने मशीन परचेज की तो मशीन से हमें एवरी ईयर वो रिवेन्यू जनरेट करके देगी ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी या फिर ऑफिस के लिए जो बिल्डिंग ली है उसका रेंट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो इसका बेनिफिट हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम अगर उसको जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको सैलरी पे नहीं करेंगे तो कंपनी को छोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, इसलिए बोलते हैं इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको वन अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।